नमस्कार, शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्याकरण के पठन पाठन के इस क्रम में हम लोग इसके पहले वचन प्रकरण पर चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है वह बहुत ही चर्चित प्रकरण आपके पाठ्यक्रम से है, जिसके बारे में आप पिछली कक्षाओं से ही, छोटी कक्षाओं से ही बराबर पढ़ते आ रहे हैं। और आज की जो हमारी यह कक्षा है, आज की कक्षा में भी हम उसी प्रकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम प्रकरण हम पढ़ते आ रहे हैं। सर्वनाम प्रकरण के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की भाषा में क्या उपयोगिता है, साथ ही साथ इसका क्या महत्व है। इन सभी मुख्य बिंदुओं पर हम क्रम से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रकरण सर्वनाम से। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम है क्या। आप सभी लोग सर्वनाम की यह परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। ऐसा आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। सर्वनाम की परिभाषा के अंतर्गत सर्वनाम की ये परिभाषा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो आज हम सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर भाषा में सर्वनाम की क्या उपयोगिता है, सर्वनाम की हमें आवश्यकता ही क्यों है, क्यों ना हम संज्ञा शब्द से ही काम चलाएं। हमें ऐसी क्या ज़रूरत है जिसकी वजह से हमें संज्ञा के बदले ये सर्वनाम शब्द भी प्रयोग में लाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी उपयोगिता के क्रम में जो बात करेंगे वह यह कि सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है, साथ ही साथ यह सुव्यवस्थित, संक्षिप्त और आसान भी हो जाती है। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण लिखेंगे जिसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यदि सर्वनाम शब्द न होते तो हमारी भाषा कैसी होती। आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। राकेश ने कहा कि राकेश जयपुर जाएगा। अब आपके सामने यह वाक्य है कि राकेश ने कहा कि राकेश जयपुर जाएगा। अब यदि इसमें हम संज्ञा शब्द की बात करें तो आप बताएंगे कि संज्ञा शब्द है राकेश। अब इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि संज्ञा शब्द को दोहराया गया है, अर्थात यहाँ पर राकेश है और यहाँ पर भी राकेश है। तो राकेश ने कहा कि राकेश जयपुर जाएगा। अब यहाँ पर जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे राकेश ने कहा कि वह जयपुर जाएगा, या इस प्रकार से भी हो सकता है कि राकेश ने कहा कि मैं जयपुर जाऊंगा। अब आप इस उदाहरण से यह समझ रहे होंगे, अभी लिखे हुए वाक्य में संज्ञा को दोहराया गया है और वाक्य में बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से पुनरुक्ति दोष उत्पन्न हो जाता है। संज्ञा के बार बार प्रयोग करने से क्या होता है, पुनरुक्ति दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी भाषा है वह प्रभावशाली नहीं लगती है।
अतः यदि हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस दशा में सबसे पहले जो पुनरुक्ति दोष है वह समाप्त हो जाता है। इसके बाद की यदि हम बात करें तो हमारी जो भाषा है वह प्रभावशाली भी हो जाती है। प्रभावशाली होने के साथ साथ संक्षिप्त और आसान भी हो जाती है। संक्षिप्त भी हो जाती है और आसान भी हो जाती है। इसके साथ ही साथ यदि हम देखें तो भाषा में क्या उत्पन्न होता है? सौंदर्य। भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सर्वनाम क्या है? वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए जाएं। संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाने वाले, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि सर्वनाम शब्दों की भाषा में उपयोगिता क्या है, क्या महत्व है। तो आपने जाना कि वाक्य में जो पुनरुक्ति दोष होता है, बार बार संज्ञा शब्द का जो प्रयोग होता है वह पुनरुक्ति दोष समाप्त होता है। साथ ही साथ प्रभावशाली होती है वह भाषा, संक्षिप्त और आसान होती है, और साथ ही साथ भाषा में सौंदर्य भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त रूप में जाना कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम की भाषा में उपयोगिता क्या है। आइए अब हम जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। भेद के क्रम में हम देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ आपने देखा सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिसमें पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठवां निजवाचक। अब हम इन भेदों का क्रम से नियम जानेंगे कि कैसे पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करेंगे और कैसे बाकी के जो अन्य सर्वनाम के भेद हैं हम कैसे उनकी पहचान करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की, कि पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या तथा उसके पहचान के क्या नियम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की यदि हम बात करें तो इसमें वक्ता, श्रोता व अन्य, वक्ता, श्रोता व अन्य, इन 3 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए व
अन्य के लिए प्रयोग करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार के शब्द मिलेंगे जिससे हम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करेंगे। कि 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम वक्ता कहेंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसे हम श्रोता कहेंगे। और यदि हम अन्य की बात करें तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम अन्य पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, जिसमें सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक, फिर मध्यम पुरुषवाचक, फिर अन्य पुरुषवाचक। अब मैंने आपको समझने के लिए बताया कि जो वक्ता होगा वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो श्रोता वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य को ही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि किस प्रकार के शब्द आपको उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में मिलेंगे। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, हम। इस प्रकार के शब्द आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मिलेंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, इस प्रकार से शब्द आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में मिलेंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे वह, वे, वो, उन्हें, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में मिलेंगे। इसके बाद अब हम इसके दूसरे भेद निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम को हम कैसे पहचानेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम के पहचान के क्या नियम हैं और किस प्रकार के शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें मिलते हैं। साथ ही साथ निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा से भी हम अवगत होंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम की सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करें। अर्थात निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर क्या करेंगे? संकेत करेंगे। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब यदि इसमें हम शब्दों की बात करें कि कैसे शब्द आते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब यदि उदाहरण की हम बात करें, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है। वह मेरा घर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है। अर्थात यह मेरी पुस्तक है, निश्चित रूप से यह जो कर्ता की बात हो रही है यह उसी की पुस्तक है। वह मेरा घर है, अर्थात यहाँ पर भी यह निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि वह मेरा घर है।
अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इसके पहले हमने आपको बताया कि जो वह है वह क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यदि वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है तो फिर वह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि वह शब्द दोनों रूपों में प्रयोग होता है, चाहे वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो चाहे वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो, लेकिन उसके प्रयोग में अंतर होता है। अंतर यह होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर वह का प्रयोग करेंगे तब वह क्या होगा, नाम के स्थान पर तो वह क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि हम उसका प्रयोग किसी के नाम के स्थान पर कर रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब हम इस शब्द का प्रयोग संकेत के अर्थ में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे अब यहाँ यदि वह की हम बात करें तो वह मेरा घर है। अब यहाँ पर हमने किसी के नाम के स्थान पर वह शब्द नहीं प्रयोग किया है, बल्कि हमने यहाँ पर संकेत करने के लिए वह शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए ऐसी दशा में यह क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ऐसे वाक्य भी आपको मिलेंगे जिसमें आपको ऐसी समस्या आ सकती है कि वही शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हमें मिला और वही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में भी मिल रहा है, तो कैसे यह पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में प्रयोग होगा। तो उसकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया कि इसका प्रयोग दोनों रूपों में होता है, लेकिन यहाँ पर यदि हम वह की बात करें कि किसी के नाम के स्थान पर यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और यदि हम उसको संकेत के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने की वजह से हम वह का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर वह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद है कि अब आप इस शब्द का दोनों रूपों में कैसे प्रयोग होगा उसको आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए अब हम सर्वनाम के तीसरे भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर संकेत करते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम यह पढ़ेंगे कि जब हम किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर संकेत करेंगे। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं, बाहर कोई खड़ा है, चाय में कुछ गिर गया है, अभी किसी ने मुझे बुलाया है। अब इन तीनों वाक्यों में हम देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही है। इसके लिए हम पहले वाक्य की बात करेंगे, बाहर कोई खड़ा है। अब यहाँ जो कोई शब्द का प्रयोग किया गया है यह अनिश्चितता के अर्थ में है। कौन खड़ा है इसकी जानकारी नहीं है। चाय में कुछ गिर गया है। अब यहाँ पर जो कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है यह भी अनिश्चित बोधक है, अर्थात इसके माध्यम से आप यह नहीं बता सकते हैं कि क्या गिरा है। तीसरे उदाहरण की यदि हम बात करें, अभी किसी ने मुझे बुलाया है। अब यहाँ यह शब्द जो है किसी के माध्यम से आप यह नहीं बता सकते हैं कि बुलाने वाला व्यक्ति कौन है, अर्थात यह भी अनिश्चित बोधक है। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द हमें वाक्यों में मिलेंगे कि वाक्य में निश्चित अर्थ नहीं समझ पाएंगे हम,
जैसे बाहर कोई खड़ा है तो कौन खड़ा है उसका हमें ज्ञान नहीं है कि किस व्यक्ति की बात हो रही है। चाय में कुछ गिर गया है, कुछ क्या गिर गया है, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। अभी किसी ने मुझे बुलाया है, किसने बुलाया है इसका भी हमें ज्ञान नहीं है, अर्थात इसके विषय में भी हमें जानकारी नहीं है। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अनिश्चितता का यह बोधक है, अर्थात इसके माध्यम से हम निश्चित रूप से उसके विषय में नहीं जान सकते। तो आइए अब हम अगले भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि प्रश्न के अर्थ में है, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में यदि हम प्रश्न पूछ रहे होंगे तो वहां पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनसे हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक कहाँ छपी है? यह पुस्तक कहाँ छपी है? तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें कहाँ जाना है? अब यहाँ पर आपके सामने हमने 4 उदाहरण लिखे। दरवाजे पर कौन खड़ा है, यह हमने पहला उदाहरण लिखा है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे समझने की। दरवाजे पर कौन खड़ा है। अब यहाँ पर पहली बात तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ही सबसे बड़ा सूचक है कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन यदि हम वाक्य में प्रयुक्त शब्द की बात करें तो यहाँ पर कौन शब्द है जिससे आपको पता चल रहा है कि यह प्रश्नबोधक है। दूसरा उदाहरण, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रश्न पूछा जा रहा है। यह पुस्तक कहाँ छपी है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रश्न के अर्थ में है कि पुस्तक कहाँ छपी है। तुम्हें कहाँ जाना है, यहाँ पर भी उस स्थान के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, और वहाँ पर शब्द प्रयोग में लाया गया कहाँ, जिसके माध्यम से प्रश्न किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो शब्द मिलेंगे उससे आप समझ सकते हैं कि वह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और सबसे बड़ी बात, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है जिससे हम और भी आसानी से समझते हैं। आइए अब हम अगले भेद की चर्चा करेंगे। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से होता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जो शब्द मिलेंगे वह किस अर्थ में मिलेंगे, संबंध के अर्थ में। अब हम यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे कि कैसे उदाहरण हमारे सामने आएंगे या किस प्रकार के वाक्य हमें मिल सकते हैं जिनमें हमें इन सर्वनाम शब्दों की पहचान करनी पड़ती है। तो हम उदाहरण से उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले उदाहरण की बात करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरा उदाहरण, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसी करनी वैसी भरनी। अब इन 3 उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात यहाँ पर यह जो जिसकी और उसकी शब्द का प्रयोग किया गया है यह संबंध के अर्थ में है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं संबंध के अर्थ में है कि ठीक उसी प्रकार से जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात आप इसका अर्थ समझ रहे हैं कि यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, बुरा कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा मिलेगा। तो यहाँ पर भी संबंध की बात हो रही है कि करने से ही उसके भरने का संबंध है, अर्थात जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संबंधवाचक सर्वनाम में इन शब्दों का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, संबंध के अर्थ में। अब इसके बाद हम भेद के इस क्रम में अंतिम भेद की चर्चा करेंगे जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर निजवाचक अर्थात निज शब्द का ही अर्थ क्या होता है, अपना। यदि हम निज शब्द के अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ क्या होता है, अपना, अपने के लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए। अर्थात यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम स्वयं के लिए या खुद के लिए करते हैं वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। मोहित हर काम खुद करता है। मैं अपने आप चला जाऊंगा। उसे आप ही बात करने दो। अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ हम 4 उदाहरण हमने लिखा है। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मोहित हर काम खुद करता है, मैं अपने आप चला जाऊँगा, उसे आप ही बात करने दो। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्वयं के लिए, खुद के लिए या कर्ता, जहाँ अपने लिए ही ऐसे शब्द का प्रयोग करें वहाँ पर यह क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। इसके साथ ही साथ आपको एक शब्द यहाँ मिला, आप। अभी मैंने आपको इस आप शब्द के बारे में बताया कि यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, अर्थात इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के इस उदाहरण में जो लिखा गया है कि उसे आप ही बात करने दो, अर्थात यहाँ पर यह जो आप है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, स्वयं के लिए। यहाँ पर इस आप शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग में लाया गया है, स्वयं के लिए। इसलिए यहाँ यह आप शब्द निजवाचक सर्वनाम में ही आएगा, न कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम में। समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि यहाँ पर जब श्रोता की बात हो रही होती है या फिर
स्थिति और भी होती है कि जब हम किसी का परिचय देते हैं तो वहाँ पर भी यह आप शब्द हमें मिलता है, परिचय के क्रम में भी। उस दशा में यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जब हम किसी का परिचय दे रहे होते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस आप शब्द का यदि प्रयोग स्वयं के लिए हो रहा है तो वह निजवाचक सर्वनाम होगा। यदि श्रोता के अर्थ में हो रहा है वहाँ पर यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और यदि यहाँ पर यह परिचय के अर्थ में है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे ताकि आपसे इसे पहचानने में किसी प्रकार की कोई गलती न हो। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको सर्वनाम की उपयोगिता, उसका महत्व, भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने के बाद उसका क्या परिणाम आता है, इसके साथ ही साथ उसके कितने भेद हैं और भेदों का भी हमने एक एक करके क्रम से पूरा नियम जाना। तो आपको यह प्रकरण पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।